ओके, तो अब देखो एक काम है ये है कि कल जिस तरह लास्ट क्लास में था, मैंने अभी जो यहाँ क्लास में मौजूद हूँ इनको प्रैक्टिस के लिए कहा था कुछ सवालों को करने को, जैसा मैंने कल सवाल को करवाया था। लास्ट लेक्चर जो था आपका, उस लेक्चर में मैंने करवाया 2015 रेगुलर था सर, 2015 रेगुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में 2015 रेगुलर था। जो लोग अगर कल नहीं आए थे, मैंने वीडियो आज अपलोड कर दी है, वो देख लीजिएगा। उसी के जैसा सवाल 2006 रेगुलर था, मैंने दिया प्रैक्टिस करने को था कि आप देखिए करिए। नहीं कर सके हैं घर जाइए, दोबारा 2015 रेगुलर देखिए और फिर दोबारा सॉल्व कीजिएगा 2006। अच्छा, अब उसी तरह का एक सवाल आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी और जो यहाँ मौजूद है वो तमाम लोग भी, जरा 2004 रेगुलर को निकालिए। और सबसे पहले इन दोनों में एक चीज फर्क नोट कीजिएगा कि 2004 रेगुलर, मैं आपको दे दूंगा फाइल, आपके पास नहीं है। 2004 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर है 8A। ठीक है, अगर आप गौर से देखिएगा तो तकरीबन आपको ये सवाल का डेटा भी बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा जैसा दो पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन इस क्वेश्चन का एक बुनियादी फर्क है जो पिछले क्वेश्चन से फर्क रखता है, और वो ये है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको मालूम है कि आपको बताया गया था परपीचुअल सिस्टम पे काम करना। लेकिन अगर आप यहां रिक्वायर्ड पढ़ें तो देखिए पहला रिक्वायर्ड आपको कहता है, सबके पास है नजर आ रहा है, एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑन फीफो से, लीफो से, मूविंग एवरेज से, और आगे ब्रैकेट में लिखा है कौन सा सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस। जो कल मैंने दोनों, एक कल करवाया और एक जो अभी आपको कहा कि 2000 करे, कि उन दोनों में परपीचुअल से करना था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और परपीचुअल से करने के लिए हमें वो तीनों कॉलम बनाने थे, रिसीव, इशूड और बैलेंस। लेकिन अब जो करना है उसको परपीचुअल से नहीं करना, इसको किससे करना है, पीरियोडिक से करना है। देखिए अगर पहला रिक्वायर्ड है तो तीनों एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर जब देखा जाए तो देखने में ये सवाल हमें थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, इसमें ज्यादा होगा, लेकिन आए मैं आपको इसको करवाता हूं ताकि एक प्रैक्टिस तो हो जाए कि अगर इम्तिहान में कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जब भी ये सवाल शुरू हो आपने एक सबसे कौन सा ईयर था, 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 है ये। और सबसे पहले आप एक स्केड्यूल बना दीजिए इस तरह से, शेड्यूल ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में जब आप इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे तो भाई बहुत ज्यादा हेडिंग मार्कर इस्तेमाल मत कीजिएगा, समझ गए। ये सिंगल पेन पे भी अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये काम इतना ज्यादा है कि हम अगर हेडिंग और ये लाइन शाइन लगाने में जाएंगे तो शायद हमारा टाइम पूरा नहीं हो सकता। तो आपने सिर्फ इमेजिनरी काम करना है कि भाई पहला कॉलम होगा किसका, मैं मार्कर जरूर चेंज कर लूं, इसकी टिक वफात पा चुकी है, बहुत शुक्रिया। इतना मुर्जा मेरा साथ देता है, हर बात में बोलता है डेट, particulars, units, unit cost और total cost। प्रशांत साहब चल रही सही वीडियो देखिएगा। अब डेट डालिए, सबसे पहले ओपनिंग डेट जनवरी की है, बैलेंस है 600 यूनिट है, 3 रुपए के हिसाब से, चेक कीजिएगा सही लिख रहा हूं। कितना हो जाएगी टोटल कॉस्ट, 1800। मरियम, मरियम बोलना चाहती
इतनी सारी मनी में 600 और 3 1800। जनवरी के बाद फेब के, क्योंकि मैं मंथ में एक ही एक डेट आ रही है उसको ऐसी लिख दे रहा हूं। फेब में कितने 300 परचेजेस जो है और उनकी प्राइस है 4 रुपए 1200। फेब के बाद 2 इशू है, छोड़ देता हूं, डायरेक्ट मे पे आता हूं। मे की जो परचेजेस है, अच्छा यहाँ परचेजेस भी लिख सकते हैं और सॉरी अगर चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, रिसीव भी लिख सकते हैं। मैंने आदतन वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पैटर्न में परचेजेस दे दिया, आप चाहें तो रिसीव लिख दें। कितने रिसीव हुए 200 और 6 रुपए के हिसाब से तो अगेन 1200। कितने हो गए जनाब, सही लिख दूं 300 600 500 1100 1100 के टोटल हो गया इधर और इधर हो गया 4200। ठीक है। अब आप देखिए कि आपने कितने यूनिट्स ये टोटल रिसीव हुए, कितने टोटल आपने इशूड किए हैं। तो आपने इशूड किए थे 500 और 200, सही है। 500 प्लस 200 कितने इशूड किए 700, तो बच कितने गए 500। एंडिंग यूनिट्स 4200 को क्लोज कर दीजिए, उसका काम खत्म हो चुका है कि ये टोटल यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया तक भाई, आपने 500 और 200 देखिए ना, इशू मार्च और अप्रैल में हुए, क्यों 700 में परेशान दिखा दिया हारिस सिंह को, बहुत शुक्रिया। अब हमें बचे हुए कितने हैं 500, हम एडिंग डाल रहे हैं, हमें एंडिंग इन्वेंटरी निकालने को कहा है पहले रिक्वायरमेंट में। 500 कैसे 400 टोटल की गलती है भाई, 400 हुए, 1200 से ज्यादा तो 500 आता है। बहुत सीधी से कहां थे, कंपटीशन फॉर एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से सिंगल लाइन, कोई लंबा चौड़े बात करने की जरूरत नहीं है। कितने बचे हुए 400, फीफो में कहां से बचे हुए होंगे, लास्ट के बचे होंगे 200 और 200 ऊपर से बचे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि फैब के बचे हुए हैं 204 रुपए वाले और मई के 200 बचे हुए 6 रुपए वाले। 800 1200 फीफो के हिसाब से एंडिंग इन्वेंट्री हो गई 2000 है, तो 2000 नहीं होगी। 206 वाले कौन सा है 200 हाँ 6 वाले 6 वाले क्या 6 वाले 6 वाले 200 आ गए ऊपर से आ गए। अब तो पहले इसको इसने लिखा कि फरवरी पहले होता है, मई बाद में होता है, और कोई वजह नहीं है। पहले फेब को लिखा मैंने इसलिए कि फरवरी पहले है, तो 200 ये आया, 400 चाहिए थे 200 उससे ऊपर वाले से लेंगे, लेकिन ये ऊपर इसने लिखा है मैंने कि फेब पहले आता है। अब लीफो में तो 400 चाहिए थे, बैलेंस जनवरी वाले सारे बचे हुए होंगे, क्योंकि जनवरी में ही बैलेंस में कितने यूनिट है 600, तो लीफो के हिसाब से 400 इंटू 3 1200, लीफो के हिसाब से एंडिंग इन्वेंटरी 1200 होगी। अब वेटेड एवरेज से पहले आपको निकालनी पड़ेगी एवरेज यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल कॉस्ट ये 4200, टोटल यूनिट्स ये 1100। क्या आया भाई 3.81 1 के बाद क्या है 8 3.8
8.82 कर दीजिए, ठीक है। तो एंडिंग इन्वेंट्री क्या होगी? 400 into 8.82 15 1528 जी। तो 1528। अब याद होगा कि हम जब पार्ट 1 में करते थे तो एंडिंग इन्वेंटरी निकालने के फौरन बाद हम बढ़ जाते थे क्या निकालने के लिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन चूंकि ये एक ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, ये एक कौन सा बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें जो है क्या होगा कि पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाला जाएगा, बल्कि उसने दूसरा भी कहा, ये भी कहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने को कहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से पहले उसने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने को कहा, वो निकालते हैं। कंप्लीट हो गया आप लोगों का? यस सर। अब आपसे क्या मांगा है? पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, अभी हमने क्या चीज निकाली है? एंडिंग इन्वेंटरी। चूंकि अब उसने हर मेथड से निकालने को कहा है तो आपका कुछ इस तरह से कंपटीशन कर लीजिएगा। क्या चीज के? कंपटीशन फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, इसमें अब आप 3 कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। सबसे पहले आप लिख दीजिए रॉ मटेरियल की बिगनिंग कितनी थी? 1800 प्लस कर दीजिए इसमें परचेजेस, या फिर कहूंगा क्या, जो हमें रिसीव हुए। कौन से 2 रिसीव हुए? 1200 और 1200 2400, ठीक। 1800 दोनों परचेज या रिसीव के 1200 और 1200 मिला के 2400 2400 और टोटल जो हो जाएगा वो है वही 4200, जिसको आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अभी सेल में ही रॉ मटेरियल बेचोगे, ट्रेडिंग बिजनेस हो जाएगी। अवेलेबल फॉर यूज। अगर का और टाइम कम हो तो बिगिनिंग को और उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज से शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम ये चीज यहां पर प्लस करके दिखा चुके हो। तो अगर टाइम ना हो तो डायरेक्टली यहां से भी शुरू कर सकते हो 4200 से, ताकि 2 लाइनें और लिखने का टाइम सेव हो जाए। माइनस कर दो रॉ मटेरियल की एंडिंग कहां से? जो आपने यहां कैलकुलेट की थी अभी, यानी पहले फीको में 1200, दूसरे में अच्छा पहले में सॉरी नहीं 2000 है पहले में, दूसरे में 1200, तीसरे में 1528, ठीक है। तो आ जाएगा क्या? रॉ मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड, ठीक है। क्या सही है ना? 2200, 3000 और यहां थोड़ा सा और 2677। ये सवाल का रिक्वायर्ड नंबर था 2। अब इधर देख लीजिए, फिर छापिएगा आराम से। रिक्वायर्ड 3 है किस चीज के बारे में? कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग। बात देखिए, अब कितनी चीजों को ऐड करते थे तो बनता था? हम जानते हैं कि 3 चीजों को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है। कौन सी 3 चीजों को? ऐसे ही 3 कॉलम, लेकिन क्योंकि मेथड 3 चलने और हमें आखिर तक लेके चलना है, तो सबसे पहले मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या यूज्ड, कहां से? ऊपर से उतार दीजिए। 2200, 3000, 2672,
प्लस डायरेक्ट लेबर यूज्ड या डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी हुई है तीनों कॉलम में 3000 3000 3000 फिर प्लस अप्लाइड एफओएच तीनों में 2000 और याद रहे वर्क इन प्रोसेस की ना बिगनिंग की बात हो रही है ना एंडिंग की, तो वो 0 है, तो ये तीनों ही मिल जाएंगे। तो टोटल आ गया CGM 7200 मेरे ख्याल है सही कर देंगे। 3 2 6 6 और 8200 सही लिखा है और ये हो जाएगा 8000 और ये 7672 अच्छा, अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे नहीं निकल सकता। सुन लो पहले आराम से, बिछा भाई। उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मैंने पहले बताया था कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड निकालना जरूरी है। ठीक है ना, फिनिश गुड, ये तो होगी फिनिश गुड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही क्या है, फिनिश गुड। लेकिन फिर इनकी हमें क्या चाहिए होगी, हर के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट। और कल क्या निकालना सिखाया था यूनिट कॉस्ट के लिए, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको डिवाइड किया जाएगा किससे, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस से। यानी इसी के नीचे एक्सटेंशन है सेम। अब जो हम अगर चाहिए रिक्वायर्ड नहीं है डायरेक्ट, हम जा रहे हैं मेन काम करने, कौन सी चीज, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे नहीं निकाल सकते जब तक कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना निकालें, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक हम फिनिश गुड की यूनिट कॉस्ट ना निकालें। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखिए कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए आपने, पढ़िए जरा, देखिए आपने प्रोड्यूस किए हैं जबकि सोल्ड कितने किए, इसका मतलब है कि फिनिश हुए 1500 जबकि सोल्ड हुए 1100। तो जो सोल्ड है उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए। तो हमेशा प्रॉफिट में पहुंचने के लिए ये 3 चीजें लाजमी है। पहला काम रॉ मटेरियल यूज, दूसरा काम फिनिश गुड या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब उसके बाद प्रॉफिट जब भी निकल सकता है जब पहले क्या मालूम हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स। और मैंने कल भी याद करवाया था लेक्चर में कि अगर फिनिश गुड की एंडिंग आ जाए तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमेशा क्या निकालना सीखो, यूनिट कॉस्ट। यानी मैंने क्या बोला, यूनिट्स आ जाए, ये बोला ना मैंने कि अगर फिनिश गुड के क्वेश्चन में क्या आ जाए, यूनिट्स आ जाए, जैसा कि अभी आए ना 1500, हमेशा के लिए ध्यान में ढालो, ये पेपर के लिए ट्रिक्स हैं पहचानने के लिए। क्योंकि देखो सबसे मुसीबत क्या होगी, तुम्हें आता होगा, सब काम आता होगा, पेपर में ये कैसे पता चलेगा कि अभी ये काम अभी करना है या अभी ये काम नहीं करना, तो कैसे पता चलेगा। तो उसमें से ट्रिक एक है, क्या ट्रिक है कि जैसे ही तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है, सोचा क्या मालूम होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स, दो चीज मालूम होनी चाहिए। सेल्स से मालूम होनी चाहिए, फौरन देखो क्या सेलिंग प्राइस दी हुई है या नहीं दी हुई है। देखो सेलिंग प्राइस है डेटा में, जहां उसने 1100 यूनिट बेचने की कहा होगा तो सेलिंग प्राइस दी, बोला चलो 1100 है, सेल निकालेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए फिनिश गुड चाहिए। और फिर देखो यूनिट्स आ गए तो फौरन समझ जाओ यार इसमें मुझे लाजमी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यूनिट कॉस्ट। कैसे, यानी अब ये कंपटीशन हम कर रहे हैं, कंपटीशन फॉर यूनिट कॉस्ट ऑफ, सॉरी लाजमी सी बात है। तो उसने ग्रॉस प्रॉफिट के साथ एक वाइट पढ़ो, ग्रॉस प्रॉफिट किसका मांगा है, क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच मेथड। तो हर मेथड से यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सीजीएम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश गुड। अब उसके लिए मेन फॉर्मूला यही है, क्या है, टोटल, बल्कि टोटल क्या लिख रहे हैं यहां पे, लिखो सीजीएम या फिनिश गुड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया। तो अब आपको मैं फीफो, अब फीफो लिखो ऊपर से ही चला आ रहा है, ठीक है, समझ लो।
फीफो से कितना प्रोड्यूस हुआ 7200, इससे कितना 8000, इससे कितना 7672। प्रोडक्शन के यूनिट्स ये सब रुपीज वैल्यूज है, ये सब रुपीज वैल्यूज है, ठीक है। यूनिट्स कितने हैं 1500। प्रोड्यूस यूनिट का है, 100 यूनिट का लिखा है मैंने। प्रोड्यूस यूनिट कितने हैं 1500। जोर से बोलो ताकि तुम्हारी नई आवाज रिकॉर्ड हो जाए मोबाइल में। तो 7200 डिवाइड बाई 15, यूनिट कॉस्ट क्या बनी 4.8। पूरा पूरा यस सर। 4.80, 5.3333। ठीक है। 5.333, 5.11। 5.11। आगे तीनों की कॉस्ट क्लियर। यस सर। अब कंपटीशन एंडिंग फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। एंडिंग को डायरेक्ट निकाल लो, इतना नहीं करो कह रहे। कैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले, कैसे निकाले, ऐसे ही तीनों कॉलम LIFO और वेटेड एवरेज। अब याद रखो फिनिश गुड की बिगनिंग कोई दी गई नहीं है, कोई बिगनिंग, तो होता ये है फिनिश गुड बिगनिंग 0 0 0। इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर कल को किसी सवाल में आ जाए तो फॉर्मेट आपको याद रहेगा, अच्छा ऐसे लिखना है। प्लस क्या CGM या फिनिश गुड उठाते जाओ, 7200, 8000, 7672, ये है। अब फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल। हाँ, अब सेल, अब नहीं यूज, अब यूज मत कर लेना, यूज कर लेना तो समझ लो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल ही नहीं हो सकेगा। तो टोटल 7200, 8000, 7600। अब यहां से माइनस हो जाएगा फिनिश गुड की एंडिंग। अब कैसे निकलेगी एंडिंग, मैं क्योंकि अलग अलग लाइन में दिखाना चाहता हूं उसमें। टोटल कितने यूनिट्स थे 1500, कितने बेच दिए, बचे कितने 400। तो अगर फीफो में चाहिए तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपए 80 पैसा। 1920। 1920, ये फीफो के लिए हो गया, एक है ना फीफो के हिसाब से। लीफो के लिए 400, ये समझ लो वहां लिखा फीफो के कॉलम में, तो यहां लिखने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अगर तुम समझना चाहो तो ये मैंने किसके लिए निकाला, फीफो के लिए। ये किसके लिए निकाला, LIFO के लिए कौन सी वैल्यू यूज करूं 5.33। 5.33। समझ में आ रहा है। लीफो के लिए 5.33 क्या हुआ, तो बाल छोड़ देना, बताना मुझे 5.33 कितना बेटा 2132। 32। ये पूछ रहा था, लेकिन हमारा नालायक आदमी बता नहीं सकता। एवरेज के लिए 204। 400 इंटू 5.11 2044 माइनस करते जाइए, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5280। 5280 5868। 5868 सर 532 5 5328। पक्की बात है। यस सर, पक्का पक्का। आपने बताया 53 तो कौन सी नई बात है, सर वो सिंगल डबल गलत कर राइट सब राइट कर देगा है, ब्राइट वाली नहीं है, ब्राइट है। सबसे पथेटिक इश्तिहार मुझे लगता है, एक तो शुरू से इश्तिहार रहा है। एक खातून एक आदमी के शर्ट पर, साफ सुथरे शर्ट के ऊपर अपनी कॉफी गिरा देती है, और बजाय एक्सक्यूज करने के कहने लगती इतना कह रहा था, अबे माफी मांगो, तुमने चाय गिरा दी, कॉफी गिरा दी, अब कह रही है कि इतना कह रहा था, चलिए पहला ब्लेंडर माफ कर देते। तो बच्चा भी अब वो जहां से निकलते हैं राह चलते हुए बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। बच्चे तो चलो उड़ा रहे, टीचर भी देख रही है उनकी,
कम ही ऐसे छोटे टीचर देखे होंगे। और उस मासूम को देखिए, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हर कोई उसको कहता जा रहा है वो राइट कर देगा, इसकी समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन से पेड़ से उठ के आया था जहां वो साबुन 101 से कपड़े धोता था, उसको नहीं मालूम। शुक्र है कि शाहिमा ने कराची में की, तो कोई कराची की लड़की उसको बताती है कि भाई राइट सब राइट कर देगा। कराची के लोग निर्मा ठीक है, नाम आपको याद होगा, मुझे नहीं मालूम है। तो ये इंतहाई वाहियात इश्तिहार की वजह से हमारा सवाल लेट हो रहा है, हम वापस आ जाते हैं। तो अब यहां पे लिखिए सेल्स, कितने से कितने यूनिट सोल्ड हुए? 1100। कितने के सोल्ड हुए? तो सबका तो है कि वहां चला जाए, 15 से मल्टीप्लाई। तो इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, सब में यही रहेगा सेल्स, ठीक है। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अभी ऊपर आप निकालते गए 5280, 5868, 5628, माइनस करते जाइए। 11,220, ग्रॉस प्रॉफिट 11,220, 10,632। आप भी कितना बताते हैं? 10,000, 10,872। 872। देखिए आप लोगों ने, ये था ये सवाल, ये क्वेश्चन 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर था 8। तो आप देख सकते हैं कि अगर चाहे बात, लेकिन बताओ ये सवाल बड़ा तो जरूर है, लेकिन नहीं देखो एक चीज बताऊं, ये चूंकि तुम अगर प्रैक्टिस में हो ना, तो ये है कि तेजी के साथ करोगे। आप क्या समझ रहे हैं कि दूसरे सवाल छोटे होंगे? दूसरे सवाल आप तो ऐसे टाइम लेंगे ना। अगर आप जॉब ऑर्डर और फैक्ट्री लेजर को सोच के अगर आप सोचें तो वो तो ठीक है छोटे, लेकिन उसके बाद आपने 5 सवाल पिक कर ले, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सवाल सीधा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको और छोटा भी किया जा सकता था, और वो छोटा ये किया जा सकता था। देखो अब लाजमी बात है कि मैं अगर एक बिल्कुल जॉइंट साइज का स्टेटमेंट करवा दूं तो शायद तो तुम लोग को इतना अच्छे से समझ में ना आता, इसलिए मैंने इसको बड़ा तोड़ के किया है। लेकिन अगर हम एक जॉइंट साइज में काम करना चाहें तो पता क्या कर सकते हैं, जहां रॉ मटेरियल यूज दिखा है इसी के नीचे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अप्लाइड एफओएच प्लस कर दे, तो नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा। यानी फिर ये हेडिंग ऊपर ही बना दो, यानी ऊपर हेडिंग डालो कंपटीशन फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम, या सिर्फ लिख दो कंपटीशन लिख दो बस। और हर लाइन में तो लिख रहे हो ना रॉ मटेरियल यूज सीजीएम, तो हो सकता था कि ये आप यहां से शुरू करते तो ये लाइन ठीक बच जाती और ये दोनों ऊपर आ जाते तो वो स्टेटमेंट वहीं चली जाती। अच्छा, उसके बाद जगह छोड़ देते, क्यों? क्योंकि आप यही वाली फिगर आ रही है 7,200, और डायरेक्ट उससे आप एंडिंग को क्या कर देते हैं, ये एंडिंग वाला आप थोड़ा सा अलग कर देते, तो फिर आप देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा सिमट जाता। लेकिन मैंने उसको प्रीफर इसलिए नहीं करता कि मैं करवा तो दूं मगर रट्टा नहीं लगाना पड़ता, तुम्हें कॉन्सेप्ट बन जाए, इसलिए मैंने हर तोड़ के बताया। लेकिन अगर तुम देखो और अपनी थोड़ी सी अप्लाई करो अपने आप को, तो तुम इसको और ज्यादा क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो लाइनों को और चीजों को। तो इस वजह से वो काम सुगड़ के सिमट के छोटा हो जाएगा। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं खुद पेपर में बैठूंगा तो मैं इस तरह नहीं करूंगा जैसे मैंने अभी किया। लाजमी सी बात है, मैं इस सवाल को जितना भी एक रिक्वायर्ड टाइम होगा उसके मुकाबले में आधे टाइम में कर सकता हूं। उसकी वजह यही है कि मुझे पता है कि अगले स्टेज के बाद क्या आता है। तो प्रैक्टिस और थोड़ी सी सोच, तो बेहतर होगा कि आप इसको देख ले। लेकिन हमेशा चेंज जब करना जब तुम्हें कमांड आती है, अगर कमांड ना होना तो फिर फॉलो करो, वरना फिर ऐसा ना हो कि फिर वो रास्ता भटक जाओ और इधर उधर पहुंचो। चलो अब इसके बाद टाइम हो गया। अच्छा, मैं एक आप लोग जा सकते हैं, मैं एक काम कर रहा हूं, तो मैं एक सवाल अभी बोर्ड पे कर रहा हूं, जिन लोगों को जाना है वो लोग चले जाए। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं एक सवाल और करवा रहा हूं, वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड कर दूंगा। तो क्योंकि इसको मैं आज चाह रहा हूं कि आज यहाँ पे वाइंड अप कर दूं, सवाल को खत्म कर दूं, ठीक है। इस सवाल में आपको मैं जो करवाऊंगा वो 2003 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6 है।
5 मिनट दे सकते हो तुम लोग जो बैठे हुए हो? तो ये सुन लो बेटा, उसको साफ कर दूं। हाँ, पिक्चर तो मैं भी ले लूं। 2000 ये पिक्चर्स यार जो तुम लोग लिया करो ना, काइंडली इसको ग्रुप में अब कर दो, क्योंकि अभी सखे सर की क्लास शुरू नहीं हो पा रही है। तो ये स्टॉप यार बेटा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको मालूम है कि छोटे छोटे कोचिंग खुले हुए हैं, वो बैंक पर है, चल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे बड़े लोग पड़े होते हैं। तो इस वक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शायद, चूंकि अभी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बोलना सही नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि बैंक तो छोटा कोचिंग नहीं है, बैंक बड़ा कोचिंग है और इस पे बहुत सारी डरें लगाई गई। पिछले भी क्लासें हुई थी तो कुछ इस तरह की इन्वेस्टिगेशन पता चली, जिससे अंदाजा हुआ कि कुछ मसला होगा, इसलिए पोस्टपोन किया, वरना किसको बुरा लगता है यार। चलो साफ कर दूं बोर्ड, हो गया। अब देखें, जल्दी से 2003 का एटलीस्ट मेरे साथ आप लोग जो जा भी रहे सवाल देख रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2003 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 2003 के इस क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन अगर हम सामने रखें तो देखिए, एक जिक्र है असलम एंड असगर कॉर्पोरेशन का, हैड द फॉलोइंग डेटा, और इन्वेंट्रीज की हेडिंग डाली है और 2 डेट दी हुई है, एक जनवरी 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 2003 का क्वेश्चन नंबर 6। एक जनवरी 1, 2003 और दिसंबर 31, 2003, यानी एक साल का शुरू है और एक साल का एंड है। अच्छा जनवरी है, चलो साल नहीं है तो जनवरी एक महीने का शुरू और एक महीने का आखिर है, बिगनिंग और एंडिंग है। उसमें फिर देखो मटेरियल की बिगनिंग दी, मटेरियल की एंडिंग दी, फिनिश गुड की बिगनिंग दी और फिनिश गुड की एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस के 3 अकाउंट थे। अच्छा, इसका ताल्लुक इन्वेंटरी वैल्यूएशन से नहीं है, मैंने कल कहा था ना कि एक सवाल है जॉब ऑर्डर का जो पूरा उसमें चलता है। इसमें यूं समझो कि देखो ये एक टी अकाउंट बनाया, किसका? मटेरियल इन्वेंट्री का। अब मैंने बताया था कि बिगनिंग यहां लिख देंगे, कितनी है इसकी बिगनिंग? 10, इधर एंडिंग लिख दो, कितनी है एंडिंग? क्वेश्चन है 2003 का क्वेश्चन नंबर 6। इसी के नीचे यहां पर फिनिश गुड की बना रहा हूं, फिनिश गुड का बिगनिंग कितना है? 50, फिनिश गुड का एंडिंग कितना है? 15। अच्छा, अब वर्क इन प्रोसेस का एक टी अकाउंट के बजाय उन्होंने वर्क इन प्रोसेस के 3 टी अकाउंट, एक मटेरियल का कितने से? बिगनिंग 5 और एंडिंग 15। वर्क इन प्रोसेस लेबर, बिगनिंग और एंडिंग 15। वर्क इन प्रोसेस एफओएच 30 और 15। ठीक हो गया? अब नीचे वाली लाइन पढ़ो। ड्यूरिंग जनवरी द कंपनी परचेज मटेरियल फॉर, अब मटेरियल इन्वेंट्री परचेज होगा, डेबिट होगा, यहां परचेज की वजह से 200 से आगे चलो 200 और 10, 210, इधर भी 210, कितना जाएगा वर्क इन प्रोसेस में? 1, यहां से निकलेगा, यहां आ गया 190, कहां से आया? डायरेक्ट मटेरियल यूज 190 और मिला के 195, ये भी 190, यहां से निकल के कहां जाएगा? 180, ये निकला। और ये वर्क इन प्रोसेस से आ रहा है, अब बड़ा सब राइट कर दे। इसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज 100 रुपए, सही है? इनकर्ड, सॉरी इंक्रीज पढ़ा, डायरेक्ट लेबर इनकर्ड 100 रुपए, लेबर इनकर्ड हो रहा है, इंक्रीज बोलो क्या होती है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, तो लेबर का वर्क इन प्रोसेस क्या है?
तो डायरेक्ट लेबर की वजह से वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ कितने से 100 कितना हुआ 120 ना यार एक मिनट एक सेकंड इधर भी कितना आएगा 120 ये आपका दूसरा टी अकाउंट जो पेड लिखा है उसके लिए ये देखिए क्या हुआ वर्क इन प्रोसेस डेबिट ये एक टी अकाउंट बनेगा किसका पेरोल का वर्क इन प्रोसेस डेबिट पेरोल क्रेडिट किसकी वजह से डायरेक्ट ये भी किसकी वजह से वर्क इन पेड कितना हुआ 75 पेमेंट की वजह से 70 क्या एंट्री आप दो एंट्री सोचो पेमेंट की क्या एंट्री होगी पेरोल डेबिट कैश क्रेडिट पेरोल डेबिट वर्क इन प्रोसेस और उस पहले वाले की वर्क इन प्रोसेस डेबिट ठीक है लेकिन अब यहाँ 120 कितने किया वर्क इन प्रोसेस में 105 ये यहां से निकला ये जगह बनाते वर्क इन प्रोसेस 105 सही है लास्ट अप्लाइड एफओएच एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन 150% किसका तो डायरेक्ट मटेरियल की कितनी कॉस्ट थी 180 तो कितना बनेगा इसका 150 कैलकुलेट करो 270 डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड यस सर 270 पक्का जी सर तो यहाँ अप्लाइड एफओएच क्या एंट्री होती थी अगर मैं साथ में अगर जरूरत पड़ती है लेकिन अगर मैं इसका भी टी अकाउंट बनाऊं वर्क इन प्रोसेस 270 से डेबिट अप्लाइड एफओएच 270 से क्रेडिट और टोटल 300 यस सर 300 285 कहाँ जाएगा यहाँ पर यहाँ फिनिश गुड लिखना था फिनिश गुड ये नीचे से रास्ता बनाता है नशे में आता हो गया आगे कुछ कहते हैं यस सर इसका टोटल 620 इधर भी 620 605 15 605 ये फिनिश गुड से शिफ्ट हो गया सही है तो ये वही पूरा है सिस्टम है लेकिन सिर्फ किसके थ्रू इंक्रीज के थ्रू नहीं बल्कि टी अकाउंट अगर एंट्री बोलोगे जाना चाहते हो जिनको जाना चाहते हो चले जाओ मैं बना दे ले हो ना पिक्चर उठ के जाके वहां पे पहली एंट्री मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेड क्रेडिट दूसरी एंट्री वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 190 तीसरी वर्क इन प्रोसेस लेबर पेरोल 100 अच्छा एक चीज ध्यान में रखो सब लोग सीख लो कि वर्क इन प्रोसेस के अलग अलग अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं अगला चैप्टर जो होगा उसमें यही चीज सीखनी होगी कि अच्छा 3 दफा यूज कर सकते हैं समझ गए एक साथ बनाए यहाँ पे से कितना 270 फिर इज गुड टू वर्क इन प्रोसेस कितना 620 50 पहले था 620 नहीं बोलोगे फिनिश कितना हुआ तो इसको ऐड करो 50 नहीं है 620 से 50 माइनस क्रेडिट होता है ये इन तीनों का सर ये लेजर कंप्लीट कर दो लास्ट कॉस्ट ऑफ द शोर फिनिश गुड ठीक है हाँ अब ये देख लो कि इस सवाल के अंदर सिर्फ टी अकाउंट ये एंट्रीज है और इसकी है सवाल पूछिए बात क्या है वर्क इन प्रोसेस क्या लिखा है जो लेजर बनाएगा
ठीक है, तो ये एक सवाल था। अब इस चैप्टर के हवाले से इतना काफी है। ये सारी वीडियो डालनी है वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे, देख लेना, याद से समझ लो ताकि कर लो, क्योंकि पता नहीं जब कभी भी यहाँ पे भी खत्म हो सकती है क्लासेस, तो थोड़ा सा चीजों को अपडेट करो। क्योंकि अब अगला चैप्टर मैं एडवांस का शुरू करवाऊंगा और कोशिश करता हूँ कि रेशो का एक चैप्टर मैं आप लोगों को दोबारा करवा दूं, जो मैंने पहले थोड़ा पढ़ा था, लेकिन रेशो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।